हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और एक नई वीडियो आज लेकर के आया हूं। जो हमारी वीडियो आज की रहेगी वो जीके क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। जितने जो क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूं वो सारे ही ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत एग्जाम ऐसे देखने में आए हैं कंपटीशन के जिनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इनकी संभावना काफ़ी प्रबल है। तो ऐसे में मैं पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ और वो हमारा रहेगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को लेकर के रहेगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में सब जानते हैं। क्या है भाई माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक मानी गई है वर्ल्ड के अंदर और ये हिमालय माउंटेन के ऊपर है ना। अब पहला क्वेश्चन तो यहीं पर बनता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। अगर हाइट की बात करें तो इसकी कितनी है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है ना 8,848 मीटर। अगर वैसे देखें तो क्योंकि हिमालय जो पर्वत है वो यंग एज में है और फोल्डेड माउंटेन है और लगातार वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी मान के चल सकते हैं हम 8,850 मीटर। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपने देख लेने हैं कि एग्जाम में कौन सा दिया हुआ है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ और 3 के साथ में ये एक ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लोगों ने इसके ऊपर टिक कर देना है, आपका नंबर 1 पक्का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक ये बनता है कि नेपाल के अंदर जो माउंट एवरेस्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है। नेपाल लिख देता हूँ। नेपाल किस नाम से जाना जाता है भाई? सागर माथा। ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, सागर माथा के नाम से। अगला जो क्वेश्चन इसी के अंदर से निकल के आया, तिब्बत के अंदर अगर हम देखें तो किसके नाम से जाना जाता है? कोमो लंगमा, याद आ गए है भाई, कोमो लंगमा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3-4 पॉइंट इसके बनते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो लैटिट्यूड से लेता हूँ। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ईजी है, बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी पेपर में कंफ्यूज पैदा हो जाती है हमारे दिमाग में। जब हम बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा समय हम इसके ऊपर ख़राब कर देते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मैंने पूछा है भी डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूडनल लाइन, ये आप कह सकते हैं ऑन द मैप, ऑन ग्लोब, आप जो भी समझें। कि जैसे इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पर पहले ये बना लेता हूँ हमारी अर्थ की शेप या ग्लोब। अब ये जो लाइन आप लोग देखते हैं 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है और इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि ग्लोब के ऊपर जो लाइनें लेटी हुई होती हैं वो क्या होती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं, या मीन्स आप कह सकते हैं उसको अक्षांश रेखाएं, और इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। और जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं ऐसे लैटिट्यूडनल, इन्हीं को हम सब क्या बोलेंगे, लैटिट्यूडनल लाइन बोलेंगे। और इसमें क्वेश्चन जो ये पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इन दो, यानी ये और ये, इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर को शो करता है, ये क्या है, तो ये किलोमीटर को शो करेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर को शो करेगा ये जो 2 लैटिट्यूड या 2 अक्षांश रेखाओं का जो अंतर है वो। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आंसर इसका मैं यहीं पर एक बार लिख देता हूँ, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी से बनता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन 2, अब मैं यहाँ पर लेट की जगह लॉन्ग कर दूंगा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात हम करेंगे, यानी देशांतर। ठीक है, देशांतर रेखाएं। अब ये देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं भाई? लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है हमारी कौन सी होती हैं? तो यहाँ से जैसे 0 डिग्री थी, इसी तरीके से ये वाला भी आपका 0 डिग्री ही होता है। ये टाइम को शो करेगा। ये किसको शो करेगा? टाइम को। ठीक है, देशांतर रेखाएं टाइम को शो करती हैं, समय को शो करती हैं। अब इसने ये पूछा है कि भी जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो समय इनके बीच में कितना होगा, यानी ये 2 पूछा है
कि भी दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय कितना होगा, कितना अंतर इनमें होगा, तो ये 4 मिनट को शो करेंगे। 4 मिनट यानी 4 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है उनके बीच का ये माना गया है। अगर मैं बात करूँगा अभी यहाँ पर है ना 12 बजे हैं अभी, और यहाँ पर इस तरीके से मैं एक लाइन और यहाँ पर लगा देता हूँ, मतलब 3 हमारी लाइन हो गई, तो 4 का बताया था, 4 मिनट का बताया था, तो यहाँ पर 4 मिनट हो जाएंगे, 12 बजकर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 12। तो इस तरीके से आपका टाइम हम एक तरीके से किसी भी कंट्री का निकाल सकते हैं। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम, जो 0 डिग्री लाइन है उसको क्या बोलते हैं? GMT आप कह सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम हम बोलते हैं इसको। कहाँ से गुजरती है? तो लंदन से गुजरती है। इंग्लैंड जो आप एक तरीके से जब अंग्रेज़ों का समय था उस टाइम पर कि उनका पूरी दुनिया के ऊपर वर्चस्व था, तो उन्होंने ये माना था कि ये जो रेखा है समय की वो हमारे देश से गुजरनी चाहिए, है ना, ऐसा माना था। और जो लॉन्गिट्यूड की जो बात करें जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम है, इसी तरीके से हर देश में कोई ना कोई एक ऐसा मानक माना गया जहाँ से उस देश का टाइम डिसाइड होता है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो कहाँ से निकलता है भाई? 82 है ना, 82 डिग्री 30 मिनट है ना, लॉन्गिट्यूडनल होता है ऐसा, यहीं से निकलती है। कहाँ से गुजरती है? नैनी है ये मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर, ठीक है। इलाहाबाद अभी कह सकते हैं, कहाँ पर? यूपी। यहाँ से हमारा टाइम डिसाइड होता है इंडिया का। नहीं तो 2 घंटे का वेरिएशन है गुजरात से लेकर के, और आप अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तो 2 घंटे में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ बजेंगे 10, यहाँ बजेंगे 8 इधर गुजरात में, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ से टाइम डिसाइड किया गया था। अभी सन कहीं से निकले, टाइम इक्वल होना चाहिए पूरे देश में। तो किसी देश में 2 भी हो सकते हैं टाइम जोन, किसी में 3 भी हो सकते हैं, वो अलग अलग उन देशों का जो एरिया होता है उसी के ऊपर डिपेंड वो करता है। अगला जो क्वेश्चन ये रहेगा सौरमंडल से है। सौरमंडल से बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, सब समझते हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन पैदा अक्सर हो जाया करती पेपर में। अब मैं यहाँ पर 3 यहाँ पर ये बनाता हूँ भाई। एक में मैं लिखूँगा यहाँ पर, इसने पूछा जब अर्थ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछता है ना। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होगा? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? चंद्र ग्रहण लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चंद्र ग्रहण लग जाएगा। क्या पूछा है? पृथ्वी है ना, अर्थ को मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये मान के चलता हूँ मून, और ये मान के चलता हूँ सन। तो ऐसी कंडीशन में जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या लगेगा भाई? वहाँ पर चंद्र ग्रहण लग जाएगा, चंद्र ग्रहण। ठीक है, कब लगता है ये लगता है पूर्णिमा को, पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये है कि जब, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इनको अब मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब चंद्रमा, यहाँ पर अब आएगा चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है ना। जब ऐसी कंडीशन होती है, ये मान के चलता हूँ यहाँ पर क्या है? मून है, यहाँ पर क्या है? सन है, और ये क्या है? आपकी अर्थ, पृथ्वी है ना। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, जब मून इनके बीच में आ जाता है तो क्या लगता है भाई? सूर्य ग्रहण लग जाता है। और ये कब लगता है? अमावस्या को लगता है। ये ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो लैटिट्यूडनल, जो हमने जो पहले सीखा था वही कॉन्सेप्ट एक तरीके से है कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ
और 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या है? पहली बात तो इन लाइनों के बारे में बताना है क्या है ना। तो क्या है भाई ये, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया 0 डिग्री ये और ये, यानी 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। और ये क्या थी? 0 डिग्री इक्वेटर, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। तो 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ का पूछा जाए तो क्या है भाई? ये आपकी है TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। और ये क्या है? TOC, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ये क्या है? मकर रेखा है। और ये क्या है? कर्क रेखा है। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये कई बार पूछा गया, आसान है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है 7 और 8 को लेकर के। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है भाई? 8 राज्यों से ये गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं ये भी ध्यान में आपने रख लेना है, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं भाई? राजस्थान है, फिर आपका गुजरात का पार्ट आएगा, MP आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा और फिर मिजोरम आ जाएगा। इस तरीके से ये आपकी 8 स्टेट्स को क्रॉस करती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, 0 डिग्री के बारे में बहुत बार हमने पूछ लिया, जान लिया है। ये जो क्वेश्चन है एक हमारा 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, एक ऐसी नदी है जो 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करती है। जैसे कि मान के चलो ये कोई रिवर है, ये 2 बार क्रॉस किया, ऊपर गई नीचे आई, है ना। तो एक ऐसी रिवर है जो 2 बार भूमध्य रेखा को कवर करती है, पार करती है। तो उस नदी को क्या बोला गया है भाई? कांगो नदी है वो। कौन सी नदी है? कांगो नदी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कांगो नदी। अगर वो ये पूछ लिया जाए पेपर में, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि भी भारत में, ये मैं आपको यहाँ पर एक मैप बनाता हूँ, ये नीचे वाला जो पोर्शन है दोबारा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैं नीचे का जो पोर्शन है वो ड्रॉ किया है मैंने। अब यहाँ से मान के चलते हैं भी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर आपकी है विंध्याचल माउंटेन रेंज, ठीक है। और यहाँ से एक रिवर निकलती है, जो यहाँ से एक रिवर निकलती है जो इस तरीके से ऊपर जा कर के और नीचे आती है खंबात की खाड़ी की तरफ, ठीक है। तो ये जो रिवर है ऊपर गई, पहले इसको क्रॉस किया, फिर आते वक्त इसको क्रॉस किया। तो इस रिवर को क्या बोला गया है? माही। माही नदी 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या करती है? क्रॉस करती है इंडिया के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, है ना। तो यहाँ से कई क्वेश्चन निकले हैं, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि जो एक विश्व की छत के रूप में, विश्व की छत लिख देता हूँ मैं, विश्व की छत किसे कहा गया है या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ज्योग्राफी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको बोला गया है भाई? पामीर नाम है ये, पामीर का पठार, प्लेटू ऑफ पामीर, ठीक है। तो इसको एक तरीके से बोला गया है, ये ऐसे उसकी शेप है, ठीक है। जो आपका पामीर का पठार है वो इस तरीके से बोला है, क्योंकि यहाँ पर मकान होता है ना, वैसे जो छत होती है इसी तरीके से ये इसकी शेप है, इसलिए इसको विश्व की छत के रूप में माना गया है। अगला जो क्वेश्चन वो मैं लूँगा वो ये है कि सारगैसो सी जो है, सारगैसो सागर, सारगैसो सागर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पर महासागर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो सागर होते हैं ना वो उसके साथ में कोई ना कोई महासागर या ऐसी कोई वाटर बॉडी मिले ही मिलेगी। तो और मैं यहाँ पर लिख देता तो क्वेश्चन आधा वो हो जाता। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सारगैसो सागर, ये एक तो नाम याद रह जाएगा। दूसरा मैं बताऊँगा अभी आपको, सारगैसो सागर कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन के अंदर है भाई, अटलांटिक ओशियन,
ठीक है। अटलांटिक ओशियन के अंदर ये आपका सार्गेसो सागर है। और अटलांटिक ओशियन की शेप कैसी है, इस तरीके से आपकी वर्ल्ड के जो मैप है ग्लोब के ऊपर, तो ऐसी आपको शेप उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि एस शेप में अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा झील से रिलेटेड। झील, ठीक है, यानी कि झीलों का देश किसे कहा गया है, इंपॉर्टेंट है काफी। झीलों का देश किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, ये कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को दुनिया में झीलों का शहर, झीलों का देश उसको माना जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में किसे झीलों का शहर कहा जाता है, तो हम मानेंगे यहाँ पर उदयपुर। कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। ठीक है, तो वहाँ पर झीलें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको झीलों का शहर माना गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आती है कि दिन रात, मैं एक अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये लेता हूँ कि दिन रात बराबर कब होते हैं। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है लेकिन आंसर देने में काफ़ी समय लग जाता है। मैं लिख देता हूँ, दिन रात कब बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दिन रात कब बराबर होते हैं, तो ये हमारा रहेगा, यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ 21 मार्च। पहला तो 21 मार्च रहेगा, ठीक है, और दूसरा रहेगा 22 सितंबर, 22 सितंबर। ठीक है, ये दोनों ही डेट ध्यान में रख लेना कि 21 मार्च और 22 सितंबर को इक्वल डे एंड नाइट मानी जाती हैं, दिन और रात यहाँ पर बराबर माने गए हैं। ठीक है, अगला जो एक रहेगा कि जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर से चीन सागर की तरफ जो साइक्लोन जो जाते हैं, साइक्लोन क्या होता है भाई, जैसे कि यहाँ पर वाटर बॉडी है कोई और यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर तापमान बढ़ गया तो प्रेशर कैसा होगा, लो हो जाएगा। और हवा कैसे आएगी, हाई टू लो आएगी, हाई टू लो, और इस तरीके से ये एक चक्कर बन जाता है पानी और फिर ये चलता है। तो ये प्रशांत महासागर से चीन सागर की तरफ जाने वाले जो साइक्लोन हैं उनको क्या बोला गया, जो चक्रवात हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है टाइफून। क्या बोला जाएगा भाई, टाइफून बोला गया है, इंपॉर्टेंट है टाइफून। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम इनके दिए होते हैं। तो प्रशांत महासागर से चीन सागर की तरफ चलने वाले चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।